सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह नजर आया। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश, जहां से चारधाम यात्रियों के जत्थे रवाना होते हैं, वहां माहौल में आस्था के रंग घुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों के जत्थे रवाना किए गए। ऋषिकेश के इस बस अड्डे पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऋषिकेश का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश का मुख्य पड़ाव है। जब यात्रा पर आप जाएंगे तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको ठहरना होगा और संबंधित जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों की ये जो बसें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। यहाँ कुछ देरी के लिए वो रुके हैं, फिर उसके बाद में बड़े अपने गंतव्य की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के जत्थों में बुजुर्गों के साथ युवा भी बड़ी संख्या में शामिल है। सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ गुजरात से आए कुछ यात्री हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि पहली बार वो यात्रा पे आए तो उनको कैसा लग रहा है। तो आप पहली बार आए हैं यात्रा पे? मैं पहले केदारनाथ बद्रीनारायण आ गया हूँ। इस बार चारों धाम करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है। तो कैसा लग रहा है? बस आस्था के साथ आए तो सब धर्म का है तो आस्था ही जुड़ी रहती है। अच्छा, और तो इस बार काफी भीड़ होने वाली है। हाँ, भीड़ होगी पर वो तो हर साल होती है और बाबा संभाल लेते हैं सबको। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीतल बेन। तो पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है चारधाम यात्रा में? चारधाम हमें तो देखा नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा है, हम चारों धाम करके वापस घर जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है स्टेट के वो हाँ, रवाना कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। उत्तराखंड के चारधाम दुनिया भर में मायने रखते हैं। इन धामों की यही मान्यता देश भर के तीर्थयात्रियों को देवभूमि खींच लाती है। कहते हैं जिस किसी ने चारधाम के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। केदारपुरी में इस समय कैसा है नजारा, इस पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रोहित डिमरे की रिपोर्ट। 2013 की आपदा के बाद अब तक केदारपुरी को संवारने का काम जारी है। केदारपुरी में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई जरूरी काम किए जा रहे हैं। जहां एक और बाबा केदारनाथ की यात्रा तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ पर मौसम साफ होने के बाद जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं वह भी निर्माण कार्य में जुट चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर मार्ग पर तीर्थ पुरोहितों के जो आवासीय भवन थे, पुराने जर्जर भवन थे, उनको तोड़कर नए भवनों का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी यहाँ पे काम चल रहा है। आपदा के दौरान केदारपुरी तबाह हो चुका था, अब उसे फिर से पुराने रूप में लाने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत केदारपुरी में कई निर्माण काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी जो तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है। उसमें हमें अभी हमारे पास अभी 5 बिल्डिंगों का कार्य है, जिसमें से एक बिल्डिंग लगभग 60% पूर्ण हो चुकी है। उसके अलावा जो है 4 बिल्डिंग अभी, उसमें से 3 डिमोलिश हो चुकी हैं और एक अभी डिमोलिश होना बाकी है। इसमें उसके अलावा भी हमें जो मुख्य समस्याएं इसमें आ रही हैं वो है सामान का पहुँचाना। जैसे कि बर्फ़ की वजह से इस बार जो है घोड़ों में काफ़ी लेट हुए आने में, तो अभी घोड़े जो है सामान मतलब जो इसमें तीर्थ भवनों में जो है निर्माण सामग्री यूज़ होनी है वो हमें काफ़ी देरी से पहुंच रही है। इसकी वजह से लिंचोली से लेकर बेस कैंप तक स्थानीय लोगों को लॉटरी के माध्यम से रोजगार देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने जा रहे हैं। उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने अपने भवनों को सजाना शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य लोगों को भी जिले में रोजगार दिया जाता है। वह भी बेस कैंप अन्य स्थानों पे अपना रोजगार शुरू करते हैं। चाहे चाय ढाबा की दुकान की बात हो, चाहे वो टेंट कॉलोनी की बात हो, उनको लगाने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद वो लगाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी होने के चलते जो लोगों का जो व्यवसाय है अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी हटाई जा रही है। जो बर्फ गिरी हुई थी 3 से 4 फीट तक की, वो भी हटाई जा रही है। काफ़ी खर्चा यहाँ पे लोगों का हो चुका है, क्योंकि
अमूमन देखा जाता है कि अप्रैल माह में बर्फबारी नहीं होती है, जिसके बाद लोग अपने कामकाज में जुट जाते हैं, यात्रा तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार बर्फबारी काफ़ी होने के चलते लोगों को काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा है बर्फबारी को हटाने के चलते। जिन लोगों को दुकानें मिली थी अब वे उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। समूह के माध्यम से प्रशासन तो एक तरफ से बोल रही है कि हाँ ये समूह का है, फिर स्थानीय लोग बोल रहे हैं पिछले साल हम थे और अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा यह कहना है कि हम समूह के माध्यम से यहाँ पे आ रखे हैं और हम 2-4 टेंट लगाएंगे, हम भी अपना रोजगार करेंगे यहाँ पे शुरू, और जगह का हम बनाएंगे। लोग बोले हैं हम पिछले साल हम थे। जगह मिली नहीं आपको अब तक? जगह तो प्रशासन ने बोला है यहाँ पे करो, फिर लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तो परेशानियां तो बहुत हैं क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रखी है और हम लोगों ने तो यहाँ पे खुद ही लेबर लगा रखी है कि जो 10,000 12,000 में लेबर लोग तैयार हो रहे हैं और बर्फ को हटा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आकर पता चलता है कि अधिकारियों के दावे सिर्फ हवाई हैं। अफसरों के बयान और ग्राउंड जीरो की हकीकत बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में केदारपुरी को फिर से पुराने रंग में लौटाने का सपना कैसे पूरा होगा। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। धारचूला में तवा घाट पुल एक मार्ग बंद पड़ा है। ऐसे में रोड पर ग्लेशियर गिरने से यहां पर आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग ने एवलांच की आशंका जताई थी और सड़क खुलने में अब 4 दिन का समय लग सकता है। रुड़की में पीएनबी बैंक की शाखा में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव की पीएनबी शाखा का ये मामला है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की किताब साइबर एनकाउंटर्स जल्द आ रही है, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़ी 12 कहानी को दर्शाया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से बात की एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की आज किताब आ रही है साइबर इनकाउंटर्स के नाम से। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है डीजीपी साहब। सर, क्या कुछ इस किताब में जानने को मिलेगा और किस तरीके से आपने इसको लिखा है? देखिए, ये साइबर इनकाउंटर जो किताब है मेरे साथ मेरे को ऑथर ओपी मनोजा जी के साथ मैंने मिलके लिखी है। इसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियाँ हैं और वो उनके थ्रू ये दर्शाया गया है कि कैसे आम आदमी साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंसता है और फिर कैसे पुलिस केसेस को वर्कआउट करती है, और जब वो ये समझेगा तो फिर उसे बचने के तरीके भी कि कैसे हम साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित रख सकें। ये हमने इस किताब के माध्यम से प्रयास किया है। 12 कहानियाँ आपने बताई है, क्या कोई कहानियाँ उत्तराखंड की भी है कि देश भर की 12 कहानियाँ? देखिए, जो विक्टिम हैं वो तो अधिकांशतः उत्तराखंड के हैं, ठीक है, किंतु जो क्रिमिनल हैं वो देश भर नहीं दुनिया भर के हैं। यानी एक कहानी में विक्टिम अमेरिका के भी हैं जो कॉल सेंटर्स के फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। अदरवाइज अधिकांश विक्टिम जो हैं उत्तराखंड के हैं, पर जो क्रिमिनल्स हैं वो जो है झारखंड जामताड़ा से लेकर के मेवात क्षेत्र से लेकर के अरुणाचल से लेकर के नाइजीरिया और कैमरून तक के इसमें क्रिमिनल्स हैं। उन सब की कहानियाँ चाइनीज तक से लेकर के। जी सर, ये सॉल्व्ड केस आपने लिखा है या फिर इसमें कई सारे केसेस जो अनसॉल्व्ड भी हैं? नहीं, हमने तो भाई क्योंकि दिखाना था क्राइम कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है, ये सिर्फ सोल्ड केसेस लिए हमने। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, जिनकी किताब साइबर इनकाउंटर्स आज आ रही है, जो कि तमाम सारे लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और इसका फोरहेड अमिताभ बच्चन ने लिखा है, जो कि खुद साइबर क्राइम का शिकार हुए थे, जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया है। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। रुड़की सिविल अस्पताल में आई लाखों कीमत की हेल्थ एटीएम मशीनें और अल्ट्रासाउंड केंद्र पिछले लंबे समय से शोपीस बनकर रह गई हैं। कि वहीं अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते हेल्थ एटीएम मशीन सुचारू नहीं हो पा रही, जिस कारण अस्पताल में रखी हेल्थ एटीएम मशीन धूल फाक रही है और लोगों को सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। उसमें हमारी इस वीक में ट्रेनिंग होनी है। अभी जब वो रख तो गए थे लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने इस वीक के लिए किया है कमिटमेंट एचपी वालों ने। तो वो जैसे जैसे हमारी जो 10 मशीन्स आई हैं उनको जैसे ही ट्रेनिंग करेंगे वो उसको सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। वो अभी तो जो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, उसमें 70 जांचें लगभग फ्री हैं जो आपको आराम से मिल पाएंगी विद इन 10-15 मिनट्स। कि हाँ, अल्ट्रासाउंड मैं ही करता था लेकिन वो तो मैं अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि डिमांड हमने रेज करी हुई है। अभी 4 धाम यात्रा को देते हुए संभवतः विद इन अ वीक, इस हफ्ते या अगले हफ्ते। गर्मी के मौसम को देखते हुए कुमाऊं मंडल में पेयजल की समस्या के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत कार्यों के संबंध में आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय अधिकारियों की बैठक कर दिशा निर्देश दिए।
हल्द्वानी में एक एक्स्ट्रा समस्या ये होती है कि ट्यूबवेल पे आधारित बहुत से हमारी पेयजल योजनाएं हैं, तो सबमर्सिबल पंप्स हमारे यहाँ पे फूक जाते हैं। कुल मिला के जो छोटी योजना है उसमें तो काम तेज़ी से चल रहा है, जो बड़ी योजना है उसमें क्योंकि मटेरियल लाने में दिक्कत भी होती है, थोड़ा वक्त भी लगता है, तो उसकी समीक्षा भी मेरी ओर से की जा रही है। इसके अलावा जल निगम की ओर से नमामि गंगा के तहत कुछ सीवेज योजनाओं पे भी काम हो रहा है, जिसमें कि बड़ी नालों की टेपिंग करनी है, उधमसिंह नगर में चल रहे हैं। ये भी नई योजनाएं, हाल ही में इनके टेंडर्स हुए हैं, तो 15-16% के आसपास ही इसमें अभी प्रोग्रेस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।